क्राइम्स इन हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और दूसरी कहानियां चेक करें। बात 15 मार्च 2024 की है, जब देश के सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायमूर्तियों जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस जे. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आड़े हाथों लेते हुए फटकार लगाई थी। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग से इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर की जानकारी देने को कहा था। अदालत ने 2 दिनों की मोहलत देते हुए 17 मार्च तक का समय दिया। वहीं यूनिक नंबर न बताने को गंभीरता से लेते हुए एसबीआई को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआई ने बॉन्ड नंबर जारी नहीं किए, जबकि उसे इससे रिलेटेड सभी सूचनाएं देनी थीं। भाई, मामला गंभीर था, इसलिए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की फटकार को सीरियसली लेते हुए एसबीआई की ओर से पेश हुए वकील संजय कपूर से अदालत ने कहा कि एसबीआई को 17 मार्च 2024 तक इस नोटिस का जवाब देना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड के खरीदारों और उसे कैश करने वाली पार्टियों की जानकारियां दी, लेकिन यूनिक नंबर नहीं दिया, जिससे यह पता लगा पाना और मिलान कर पाना मुश्किल हो गया था कि किस कंपनी या किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। एसबीआई ने यूनिक नंबर के मिलान सहित जानकारी देने के लिए 30 जून का समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। गौरतलब है कि अगर ये यूनिक नंबर आ जाए तो कोई भी पता कर सकता है कि इन कंपनियों ने किस राजनीतिक दल को चंदा दिया। आखिर सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदे को लेकर इतनी सख्त क्यों हुई? आखिर अदालत को किस बात की आशंका थी, जिसके चलते इस चुनावी चंदे को असंवैधानिक घोषित किया? यूनिक नंबर की सारी जानकारी देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने 30 जून तक का समय मांगा था। अदालत ने उसे मोहलत देने से इनकार किया और उसकी याचिका भी खारिज कर दी, क्योंकि इन सब को जानने के लिए हमें कुछ साल पहले जाना होगा, जहां इलेक्टोरल बॉन्ड का उदय हुआ था। आइए समझते हैं इस ज्वलंत मुद्दे को। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक अर्निंग का जरिया था। यह एक लेटर ऑफ कमिटमेंट की तरह था, जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी एसबीआई की चुनिंदा ब्रांचों से खरीद सकता था और अपनी इच्छानुसार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गुमनाम तरीके से डोनेट कर सकता था। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को लागू कर दिया था। योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को धन देने के लिए बॉन्ड जारी कर सकता था। इस बॉन्ड को कोई भी दान करने वाला खरीद सकता था, जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता है जिसकी केवाईसी की जानकारियां बैंक को प्राप्त है। इलेक्टोरल बॉन्ड में बॉन्ड को कैश करने वाले का नाम नहीं होता था। योजना के तहत एसबीआई की वेरियस ब्रांचेस से डिफरेंट अमाउंट्स जैसे 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए में से किसी भी अमाउंट के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते थे। पते की बात तो यह है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड की समय सीमा मात्र 15 दिनों की थी, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को दान देने के लिए किया जा सकता था। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता था जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया था। योजना के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की समय सीमा के लिए बैंकों में उपलब्ध कराए गए थे। भारत में इलेक्टोरल चंदे के लिए ये बॉन्ड 2018 में लाए गए थे। ये बॉन्ड तयशुदा समय के लिए जारी किए जाते हैं, जिन पर ब्याज नहीं मिलता। इन्हें साल में एक बार तय समय सीमा के भीतर कुछ खास सरकारी बैंकों से खरीदा जा सकता था। भारत के आम नागरिकों और कंपनियों को यह अनुमति थी कि वो ये बॉन्ड खरीदकर सियासी पार्टियों को चंदे के रूप में दे सकते थे। दान मिलने के 15 दिनों के अंदर इन्हें कैश कराना होता था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 19 किस्तों में 1.15 अरब डॉलर मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए थे। इसका सबसे अधिक फायदा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। साल 2019 से 21 के दौरान बीजेपी को कुल जारी हुए बॉन्ड के 2/3 हिस्से दान में मिले। इसकी तुलना में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को महज 9% बॉन्ड पर संतोष करना पड़ा। भारत में चुनावों और सियासी दलों पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार 2019 से 21 के दौरान 7 राष्ट्रीय पार्टियों की 62% से ज्यादा आमदनी इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदे से हुई थी। चुनावी बॉन्ड इसलिए लाए गए थे ताकि राजनीतिक चंदे में काले धन के लेन देन को समाप्त करके दलों के रकम जुटाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके,
जबकि असर इसके उलट हुआ। हैरत अंगेज बात यह है, इस बात का कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है कि बॉन्ड को किसने खरीदा और उसे किसे दान दिया गया। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार इस कारण से इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक और अवैध थे, क्योंकि देश के करदाताओं को सोर्सेज ऑफ डोनेशंस की जानकारी का पता नहीं था। दूसरी बात यह भी है, ये पूरी तरह से अनाम भी नहीं होते, क्योंकि सरकारी बैंकों के पास इस बात का पूरा रिकॉर्ड था कि बॉन्ड किसने खरीदा और किस पार्टी को दान में दिया। एडीआर के कियो फाउंडर जगदीप छोकर के अनुसार इस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड सत्ताधारी पार्टी को अनुचित फायदा पहुंचाने वाले थे। ऐसे में करप्शन घटने की बजाय बढ़ने की संभावना अधिक थी। हाँ, तो आपको यह मुद्दा कैसा लगा और क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? मुझे कमेंट जरूर करें। और हाँ, ये सिर्फ एक पार्ट है, इसके 2 और पार्ट से हम इसको पूरी तरह से समझेंगे और जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। कमेंट्स और लाइक्स देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।